Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 202, that is compensation for loss of office of managing director और whole time director और manager. ओके तो इन तीनों के ही केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदर डायरेक्टर्स के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके ओनली एंड ओनली पेमेंट हम किसको करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को या फिर मैनेजर को इन केस ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस. ओके सो कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस as consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement. यानी जब भी लॉस ऑफ ऑफिस होगा यानी उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा या फिर काम बंद करना पड़ेगा और उसको लीव करनी पड़ेगी जॉब या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी होगा, देन उसको हम कंपेंसेशन पे करेंगे, बट ओनली एंड ओनली टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर. इन तीन के केस में ही ये सेक्शन अप्लाई होगा, बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर. यानी कोई भी और डायरेक्टर अगर अपना ऑफिस खो रहा है बाय वॉट एवर रीज़न, तो उस केस में उस डायरेक्टर को कोई भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. ओके सिर्फ इन तीन के केसेस में ही ये सेक्शन अप्लाई होगा. ओके सो नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन. यानी अब कुछ ऐसे केसेस हम डिस्कस करेंगे जिसमें पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन नहीं होगा. ओके यानी हम किसी भी तरह का कंपेंसेशन पे नहीं करेंगे. नो डाउट लॉस ऑफ ऑफिस होगा बट पेमेंट हम नहीं करेंगे कंपेंसेशन का. ओके सो अगर डायरेक्टर रिज़ाइन करता है, ओके किस लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी. रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कंपनी का, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा. ओके जो भी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो सारी बातें हैं. ओके या फिर उसका अमालगमेशन होता है किसी और कंपनी के साथ अमालगमेशन हो गया. ओके और जो अमालगमेशन हुआ तो जो नई एंटिटी क्रिएट हुई या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो नई एंटिटी क्रिएट हुई, मतलब रिकंस्ट्रक्ट हुई, तो उस एंटिटी में उसको जॉब मिल गई. ओके तो इज़ अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और अदर ऑफिसर ओके ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी या फिर जो भी बॉडी कोऑपरेट रिजल्ट हुई फ्रॉम अमालगमेशन. यानी उसको तो जॉब मिल गई दूसरी, तो इस केस में तो कंपेंसेशन पे करना बनता ही नहीं है ना. तो दैट इज़ वाई प्रोहिबिट किया गया, इस केस में कोई भी तरह का कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा. ओके नेक्स्ट इज डायरेक्टर रिजाइन करेगा फिर से. ओके बट अदरवाइज देन ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और इट्स अमालगमेशन. यानी अमालगमेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ फिर भी उसने रिज़ाइन कर दिया अपना ऑफिस अपने आप ही. ओके रिज़ाइंस ऑन हिज ओन, देन ऑल्सो प्रोहिबिशन है पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन पे. यानी उस केस में भी कंपेंसेशन हम नहीं पे करेंगे, ना ही मैनेजर को, ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर को, ना ही होल टाइम डायरेक्टर को. थर्ड पॉइंट इज वेयर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इज वेकेटेड अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1. ओके सेक्शन 167 में हमने वेकेशन के कुछ ग्राउंड्स पढ़े थे, बहुत सारी कंडीशंस थी, अगर वो कंप्लाई हो जाती है देन उसको करना पड़ता है वेकेट ऑफिस अपना. ओके बहुत सारे ग्राउंड्स थे ऑफ वेकेशन, तो उस केस में भी कोई भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, नहीं सेकंड पॉइंट में मिलेगा, ना ही थर्ड पॉइंट में. ओके नेक्स्ट इज वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप. यानी कंपनी वाउंड अप हो रही है बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल या फिर वॉलंटरीली. यानी खुद ही हो रही है वॉलंटरीली या फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वाउंड अप करने के लिए. किसके कारण, ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर. यानी जो डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है ना, उसी के कारण ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया या फिर वॉलंटरीली कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है. क्यों, उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया या फिर उसने कुछ नेग्लिजेंस किया, तो उस केस में भी किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज गलती उसकी है, उसने ही डिफ़ॉल्ट किया या फिर उसने कुछ नेग्लिजेंस किया. ओके नेग्लिजेंस रखी. फिफ्थ इज वेयर द डायरेक्टर हैज़ बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, of gross negligence, gross mismanagement in relation to the conduct of affairs of the company or any subsidiary company or holding company thereof. यानी किसी भी कंपनी में या फिर कंपनी में या फिर सब्सिडरी कंपनी में या फिर होल्डिंग कंपनी में उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या फिर फ्रॉड किया या फिर नेग्लिजेंस रखी या फिर मिसमैनेजमेंट किया किस चीज़ में, कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी में, तो उस केस में भी किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. ओके तो इन दोनों पॉइंट्स में डायरेक्टर की गलती थी, इसलिए उसको कंपेंसेशन नहीं मिला. ओके नेक्स्ट इज वेयर द डायरेक्टर हैज़ इंस्टिगेटेड, हैज़ टेकन पार्ट
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, यानी उसने जानबूझ के क्या किया, फॉर एग्जांपल काम करता ही नहीं था ऑफिस में, आराम से रेस्ट करता था, या फिर कोई भी तरह का कंप्लेंट्स जानबूझ के नहीं करता था ताकि उसको अपना ऑफिस टर्मिनेट करना पड़े। ओके, तो उस केस में भी उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो भी कर रहा था वो जानबूझ के कर रहा था, उसने जानबूझ के जो उसकी ड्यूटीज़ थी या जो भी उसका काम था कंपनी में वो नहीं कर रहा था सही से। ओके, तो उस केस में भी उसको किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कंपेंसेशन, यानी कंपेंसेशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो on the basis of the average remuneration earned by him during a period of 3 years immediately preceding the date on which he ceased to hold such office, यानी जैसे ही उसने उसका जो ऑफिस है वो सीज्ड हुआ, यानी वो ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा है, उसके जस्ट 3 साल पहले, ओके, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट 3 इयर्स का हमें एवरेज लेना है रेम्यूनरेशन, यानी जो भी रेम्यूनरेशन उसको मिलता था, टोटल रेम्यूनरेशन, उसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपल 3 इयर्स से। ओके, तो डेट इज़ द एवरेज। तो वो, या फिर हो सकता है ना कि वो 3 साल काम ही नहीं किया हो, सिर्फ 2 साल ही किया हो, या फिर 1.5 साल या 2.5 साल। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, वेयर ही हेल्ड द ऑफिस ऑफ लेस देन 3 इयर्स देन फॉर सच शॉर्टर पीरियड, यानी वो शॉर्टर पीरियड जो भी होगा 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, उसका एवरेज हम ले लेंगे। ओके, तो इन दोनों में से दोनों ही केस एज पर द केस हम कैलकुलेट कर देंगे उसका कंपेंसेशन। ओके, टोटल जो भी उसका रेम्यूनरेशन है उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स से या नंबर ऑफ़ मंथ्स एज द केस में भी। ओके, तो एवरेज हमारा निकल जाएगा एवरेज रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट, नो सच पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन कैन बी मेड इफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कमेंस्ड वेदर, यानी पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन हम नहीं करेंगे जब वाइंडिंग अप जो है शुरू हुई है, कब, बिफोर द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस, यानी जैसे ही वो ऑफिस सीज्ड हुआ उसका, उसके जस्ट बिफोर जो है वो स्टार्ट हुआ है वाइंडिंग अप का प्रोसेस। ओके, बिफोर द डेट ऑन विच ही हैज़ सीज टू होल्ड ऑफिस, या फिर विद इन 12 months आफ्टर द डेट ऑन विच ही हैज़ सीज टू होल्ड ऑफिस, यानी ऑफिस जैसे ही उसका सीज हुआ उसके पहले से ही वाइंड अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, या फिर ऑफिस उसका सीज हुआ उसके बाद विद इन 12 months स्टार्ट हो गया वाइंडिंग अप का प्रोसेस। और क्या कहा गया, जो भी एसेट्स है ऑन वाइंडिंग अप के टाइम एसेट्स जो भी है वो बेची जाती है ना, तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप जो भी होते हैं वो सारे डिडक्ट कर दिए, बट उसके बाद भी इतना पैसा नहीं बच रहा है कि हम शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल दे पाएँ। ओके, जो शेयर होल्डर्स की कैपिटल लगी हुई है कंपनी में वही हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, देन उसको किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ओके, यानी इसमें बेसिक पॉइंट क्या है कि हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही है। ओके, प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, या तो हमारे ऑफिस सीज हुआ उसके पहले से, या फिर हमारा ऑफिस सीज हुआ उसके विद इन 12 month, और जो भी वाइंडिंग अप हो रहा है उसके बाद जो भी पैसा है वो सफिशिएंट नहीं है इवन फॉर शेयर होल्डर्स। ओके, फॉर रीपेइंग देयर शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम्स एंड ऑल। ओके, तो फिर उस डायरेक्टर को या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को या फिर किसको, मैनेजर को, किसी भी तरह का कंपेंसेशन हम नहीं पे करेंगे, बिकॉज कंपेंसेशन पे करने के लिए कंपनी के पास पैसा भी होना चाहिए। ओके, तो पैसा है ही नहीं इवन टू रीपे द शेयर होल्डर्स, देन उसको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। एंड एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम टू द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी, यानी अदर कैपेसिटी में उसने कंपनी के लिए कुछ काम किया, फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट जनरेट करके दी है या फिर कोई भी और सर्विस फाइनेंस की प्रोवाइड कर रही है कंपनी को, तो उस केस में उसको रेम्यूनरेशन जो भी मिलना होगा वो तो मिल जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन डैट। ओके, उसको सिर्फ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ओके, रेम्यूनरेशन जो भी है उसका बनता, यानी जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड की है इन एनी अदर कैपेसिटी, देन वो उसको पेमेंट मिलेगी। ओके, पूरी।